वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8th की इकाई 12 बैंकिंग प्रारंभ करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है सभी बच्चे खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए देखते हैं कि बैंकिंग में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। देखिए बच्चों, इकाई 12 में हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बैंक की जानकारी इसमें दी जाएगी। बैंक में खाता खोलना और खाते का प्रकार, कितने प्रकार के खाते होते हैं ये बताया जाएगा। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, लॉकर क्या होता है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। चेक और चेक के प्रकार, कितने प्रकार के चेक होते हैं ये पता होना चाहिए। बचत खाते की पासबुक में प्रविष्टियों के आधार पर ब्याज की गणना करना आना चाहिए। एटीएम से मुद्रा की निकासी करनी आनी चाहिए और विभिन्न मूल्यों के नोटों की पहचान आपको आनी चाहिए। आइए एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं और एक्सरसाइज में ही डिफरेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, अभ्यास 12 में जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम बताओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं और उनका नाम क्या क्या है। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। अब देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है तो इसमें खातों के प्रकार के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले खाते के प्रकार। खाते के प्रकार, इसमें पहला खाता होता है बचत खाता। पहला हेडिंग डालेंगे बचत खाता। बचत खाता। और दूसरा होता है चालू खाता, जिसे हम लोग व्यापारी लोग खोलते हैं, चाहे जितनी बार ट्रांजैक्शन करें। तीसरा होता है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता। इसके बाद चौथा आता है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता, जिसे रिकरिंग डिपॉजिट भी बोलते हैं। और फिफ्थ होता है अल्पवयस्क का खाता। अल्पवयस्क का मतलब होता है जो बच्चे वयस्क नहीं होते हैं उनके ऊपर जो खाता बनता है, अल्पवयस्क। अल्पवयस्क का खाता। आइए अब इन खातों के बारे में हम आपको बताते हैं कि बचत खाता क्या होता है। बचत खाते में क्या होता है कि इस खाते में मुख्य उद्देश्य होता है कि कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बचत की भावना को प्रोत्साहित करना। यानी इस खाते में न्यूनतम धनराशि से खाता खोला जा सकता है और जैसे कुछ गरीब तबके के लोग होते हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी पूंजी होती है, वो इसमें जमा कर सकते हैं और इस पर इनको ब्याज भी मिलता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है चालू खाता। चालू खाते में क्या होता है? चालू खाते बड़े बड़े व्यापारी, कंपनियां, निगम और संस्थाएं नगद लेन देन नहीं करते हैं, वे चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं। इसलिए वे बैंक में अपना चालू खाता खोलते हैं। इस खाते में बैंक जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं देता, परंतु इसमें बचत खाते की अपेक्षा धन को कई बार निकाला या जमा किया जा सकता है। कभी कभी बैंक खाताधारी से नाम मात्र की फीस भी लेते हैं। तो कहने का ये मतलब हो गया कि अगर हम चालू खाता खोलते हैं तो उस पर ब्याज तो कोई दे नहीं होगा, जैसा कि हमारे बचत खाते में भी ब्याज दे होता है, लेकिन चालू खाते में ब्याज दे नहीं होता। लेकिन हमें बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक को कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद आया सावधि जमा खाता। तीसरे पॉइंट पे है सावधि जमा खाता। इसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। सावधि जमा खाते को भी हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं। बैंक खाताधारी को एक प्रमाण पत्र दे देता है सावधि जमा खाते का। इस प्रमाण पत्र पर राशि, समय, ब्याज दर
ब्याज की अदायगी की विधि और जमा का प्रकार सब लिखा रहता है। ठीक है बच्चों, इसमें परिपक्वता की अवधि भी लिखी जाती है, कब आपकी मैच्योर होगी, यानी कितने साल का आपने सावधि जमा खाता लिया है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती को बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें एक निश्चित धन, यानी इसमें एक निश्चित धन प्रति माह निश्चित अवधि तक जमा करना होता है। और अवधि क्या होता है कि आपकी 12 महीने की हो सकती है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस खाते में ब्याज की दरें बचत खाते की दर से अधिक होती हैं और यह योजना उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है जो नियमित रूप से अल्प धनराशि बचाना चाहते हैं। आवर्ती जमा योजनाएं डाकघरों में संचालित होती हैं और इनकी ब्याज की दरें बैंक की ब्याज दरों से अधिक होती हैं। इसके बाद लास्ट आता है अल्प वयस्क का खाता। अल्प वयस्क का खाता मतलब हो गया 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को अल्प वयस्क खाता खुलवाया जाता है। अल्प वयस्क व्यक्ति को ही बैंक में खाता खोलने का अधिकार है, वह चालू खाता खोलने का अधिकारी नहीं होता। अल्प वयस्क व्यक्ति या तो अपने नाम से खाता खोल सकता है या अपने और अपने अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से खोल सकता है। अल्प वयस्क की आयु कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम की स्थिति में केवल अभिभावक का ही खाता खोला जा सकता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इतने प्रकार से हम खाते खोल सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न है चेक क्या है, चेक के प्रकार लिखिए। आइए जानते हैं चेक क्या होता है। देखिए बच्चों, इसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे चेक। चेक क्या चीज होता है? चेक में लिखेंगे चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने के काम में आता है। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने के काम में आता है। अब लिखेंगे अगली हेडिंग चेक के प्रकार। चेक के प्रकार। चेक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नंबर 1 वाहक चेक। वाहक चेक। दूसरा होता है आदेशित चेक। आदेशित चेक। और तीसरा होता है रेखांकित चेक। रेखांकित चेक। ठीक है बच्चों, रेखांकित चेक में आपने देखा होगा लाइन ऐसे ऐसे खींच देते हैं तिरछा। जैसे ये चेक है, अगर ये चेक है तो चेक पर यहाँ पर ऐसे ऐसे हम लाइन खींच देते हैं, तो ये रेखांकित चेक हो जाता है। तो सबसे पहले हम सबके बारे में जान लेते हैं वाहक चेक क्या होता है। तो वाहक चेक के बारे में आप लिख सकते हैं हेडिंग डालकर, यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है, यानी चेक पर हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है और खातेदार का नाम भी होना चाहिए। दूसरा आता है आदेशित चेक। आदेशित चेक क्या होता है? इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करता है जिसके नाम चेक काटा जाता है। यानी जैसे किसी बच्चे ने स्कूल के नाम से चेक काटा तो स्कूल के अकाउंट में ही वो चेक क्रेडिट होगा और उसको स्कूल वाला ही निकाल सकता है। इसके बाद आता है रेखांकित चेक। रेखांकित चेक क्या होता है? जब चेक के बाएं कोने पर, ये देखिए इधर हो गया दाहिना कोना और ये हो गया बायां कोना, तो बाएं कोने पर 2 तिरछी समांतर लाइनें खींचकर, ये देखो 2 तिरछी समांतर लाइन खींचकर
इसके मध्य में एंड को लिख सकते हैं, नॉट नेगोटिएबल लिख सकते हैं, एंड नो अकाउंट पेई। आपने ये नाम सुना होगा, बहुत प्रचलित नाम है अकाउंट पेई। लिख दें तो इस प्रकार के चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। तो चेक के आपने प्रकार जान लिए कि क्या होते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में यह टेबल बनी हुई है कि एक बचत बैंक की पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियां निम्नांकित हैं। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो नवंबर माह के अंत में मिलने वाले ब्याज का परिकलन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दिनांक 1/11/2015 अग्रानीत में 90,000 रुपये है। फिर 10/11/2015 को उसने जमा पर्ची के द्वारा 20,000 रुपये जमा किया, तो उसका अमाउंट हो गया 90,000, ये था 20,000 और जमा किया तो 1,10,000 रुपये हो गया। फिर 15 तारीख को उसने ATM के द्वारा 7,000 रुपये निकाल लिया, ठीक है। तो 7,000 निकाल लिया तो बचा 1,03,000 रुपये। उसके बाद उसने 30/11/2015 को फिर 6,900 रुपये जमा किया, तो हो गया 1,09,900 रुपये। अब इसमें कह रहा है कि ब्याज का परिकलन करना है कि कितना ब्याज मिलेगा इस अकाउंट पर। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपकी टेबल में दिया हुआ है कि वो 1 तारीख से पैसा जमा किया 90,000 रुपये, और उसके बाद उसने 10 तारीख को 20,000 रुपये जमा किया। तो बैंक जो है एक दिन का ब्याज आपको देती है, जो इस समय का नियम है। तो 1/11/2015 से 9/11/2015 तक आपका 90,000 रुपये बैंक के पास रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/11/15 से 1/11/15 से कब तक? 9/11/15 तक। 9/11/15 कितने दिन हो गए? 9 दिन। 9 दिन का दैनिक अवशेष, दैनिक अवशेष बराबर। अब देखो 9 दिन का दैनिक अवशेष हम निकाल रहे हैं, तो एक दिन का है 90,000, तो 9 दिन का कितना हो जाएगा? तो आइए देखते हैं। तब देखिए बेटा, 9 दिन तक उसने 90,000 रुपये रखा, तो 9 × 90,000 40, तो 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 और 40, इतने रुपए हमारे हो गए। उसके बाद 10 तारीख को उसने पैसे जमा किया, जो कि 14 तारीख तक वहाँ रहा। तो 10 तारीख से लेकर 10/11/15 से कब तक? 14/11/15 तक। 14/11/15 तक कितने दिन हो गए? 5 दिन। तो 5 दिन का दैनिक अवशेष, पाँच दिन का दैनिक अवशेष। बेटा ये इस लाइन में थोड़ा शिफ्ट कर लेना आप लोग नीचे, तो ये आ जाएगा 5 दिन का, क्या आएगा बराबर यहीं लगा लेंगे। तो 5 गुणे कितने दिन का था? 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। तो 11 5 जा 55 और 1 2 3 4, तो 5,50,000 हो गया। इसके बाद 15 तारीख से लेके 29 तारीख तक इसकी सीध में आ जाते हैं। 15/11/15 से 29/11/15 कितने दिन हो गए? 15 दिन। 15 दिन का दैनिक अवशेष,
तो 15 ये हमारा दिन हो गया, और इस समय था उसके पास 1,03,000 रुपये। 1,03,000 रुपये। तो ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1545 और 000 इतने रुपए हो गए। उसके बाद 30 को भी उसने जमा किया है, 30, 11, 15 को, जो 30, 11, 15 को उसने नगद जमा किया है 6,900 रुपये। तो जब 6,900 रुपये जमा किया तो केवल ये एक दिन का है, यहाँ पे लिख लो एक दिन का अवशेष। तो एक दिन का जो अवशेष आया, 1 गुणे इसमें जो बचा है 1,09,900 रुपये, 1,09,900 रुपये। तो ये आ गया 1,09,900, ये आ गया। तो अब मूलधन निकाल लो। मूलधन को P से शो करते हैं, तो सारे अमाउंट जोड़ दो। पहला अमाउंट ये है, दूसरा अमाउंट ये है, तीसरा अमाउंट ये है और चौथा अमाउंट ये है। इन चारों अमाउंट को इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 81,1,2,3,4 प्लस 55,1,2,3,4 प्लस 1545,1,2,3 प्लस 1,09,900। इतने अमाउंट को हम जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30,14,900, 30,14,900। ये हमारा मूलधन हो गया। अब इस पे ब्याज की दर कह रहा है कि 4% वार्षिक दर, 4% वार्षिक, 4% वार्षिक हो गया। और समय हो जाएगा 1/165, 1/365 वर्ष। ये आ गया। अब हम ब्याज की गणना करेंगे तो ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज निकालेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसको हम थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज बराबर, या प्राप्त ब्याज लिख दो, प्राप्त ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर यानी PRT/100। R माने होता है ये रेट और टाइम होता है, समय को टाइम से शो करते हैं T। ये आ गया 30,14,900। रेट है हमारा 4, समय है 1, समय है 1/365 और ये 100, ये वाला 100 यहाँ आ गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तब देखिए क्या आता है। इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को कैंसिल कर दिया। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा रुपये 330.4 इतना। अब रुपये पैसे की बात है तो इसलिए एक जीरो इसमें लगा देंगे। तो यही आपका आंसर हो गया, प्राप्त ब्याज। इसी तरीके से हम लोग प्रश्न नंबर 4 को भी करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है आपके पास। तो इसने 6 तारीख को इतना पैसा था, 12 तारीख को चेक द्वारा इतना उसने निकाल लिया, उसके बाद 18 तारीख को उसने 7,000 जमा किया और 30 तारीख को 12,000 जमा किया। तो 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक उसके पास कितना पैसा रहा, 1,50,000 रुपये रहा। तो 6 गुणे 1,50,000 ये हो जाएगा। फिर 12 तारीख से लेके 17 तारीख तक उसके पास 1,47,000 रुपये रहा। तो 6 दिन का 1,47,000 रुपये के हिसाब से निकलेगा। फिर 18 तारीख से लेके 29 तारीख तक उसके पास रहा 1,54,000। तो 18 तारीख से 29 तारीख तक हो गया 12 दिन। तो 12 गुणे 1,54,000 इसको कर लेंगे
और 30 तारीख को उसने 12,000 और जमा किया, तो ये 1,66,000, इसका अकेले 1,66,000 रहेगा। आइए इसको करना सीखते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, तो 6/6/2017 से 11/6/2017, 11/6/2017 कितने दिन हो गए, 6 दिन। यहाँ लिखेंगे 6 दिन का अवशेष। तो 6 गुणे 1,50,000, तो 6 गुणे 1,50,000 हो जाएगा। तो 15 छक्का 90 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 हमने लगा दिए। इसी तरीके से 12 तारीख से लेके 12/6/2017 से 17 तारीख तक, 17/6/2017 तक कितने दिन हो गए, 6 दिन का अवशेष। तो 6 गुणे 1,47,000, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 882 और 000, ये आ गया। इसके बाद 18 तारीख से लेके 29 तारीख तक, 29/6/2017, तो ये आ गया 12 दिन, 12 दिन का अवशेष। तो 12 गुणे 1,54,000, तो ये आ जाएगा 1848 और 000। इसी तरह से 30 तारीख का, 30/6/2017 का अवशेष, ये केवल 1 दिन का है, तो 1 गुणे 1,66,000, तो ये हो जाएगा 1,66,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा मूलधन। इन सबको ऐड कर देंगे, सीधे हम यहीं पर लिख दे रहे हैं लाइन खींचकर ऐसे। अगर आप लोग इस तरह करोगे तो अच्छा रहेगा और जोड़ने में भी आपको आसानी रहेगी। यहाँ पर लिख देंगे मूलधन, मूलधन बराबर कितना आ जाएगा, इसको आप लोग जोड़ लेना, मैंने जोड़ रखा है। तो 3796 और 000 ये आ जाएगा। और इसमें दर दे रखा है इन्होंने, दर आर बराबर, प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, दर दिया है 3.5% वार्षिक। ठीक है बच्चों, 3.5% वार्षिक। और समय वही, समय टी बराबर 1/365 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे ब्याज बराबर। देय ब्याज, अब ब्याज यही निकाल देते हैं हम लोग साइड में, आप लोग इसके नीचे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ब्याज बराबर मैं यही साइड में कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान में देते हुए नीचे ही करेंगे। तो ब्याज बराबर होता है PRT/100, तो PRT/100, तो P कितना है, P आया 3796 और 000 इंटू 3.5 इंटू 1/365 और अपॉन में 100, 0 कट गया। इसका आप लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ₹364। ये 364 रुपीज़ इसका ब्याज होगा। और आपकी बुक में आ रहा 365। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो एक बार आप लोग भी
चेक कर लेना कि क्या है कैलकुलेशन। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए तथा अन्य बच्चों को भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।